मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। न जाने कितने पुराने वक्तों की बात है। हिंदुस्तान में एक राजा हुकूमत करता था। वो आवाम में हर दिल अजीज था, और हर दिल अजीजी यूं ही हासिल नहीं होती, बल्कि उसके लिए कुछ खूबियों का होना ज़रूरी होता है। वो राजा इंतहाई रहम दिल, इंसाफ पसंद और फयाज था। अमीर गरीबों सबके साथ बराबर का बर्ताव करता, कभी किसी पर जुल्म न करता, जालिमों पर उसे रहम ना आता था। सखावत का ये आलम था कि खजाने का मुंह सदा खुला रहता था। जरूरतमंद उसके पास जाते थे और कभी खाली हाथ ना लौटते थे। कहा जाता है कि जिस खजाने का मुंह खुला होता है वो कभी खाली नहीं होता। चुनाचे राजा का खजाना भी हमेशा भरा रहता था। जब वो राजा तख्त पर बैठा था तो मुल्क की हालत बहुत खराब थी। हर तरफ कोई न कोई मुसीबत थी। लोग गरीब थे, जानो माल खतरे में थे। चोर और डाकू ना सिर्फ काफिलों को लूट लेते थे, बल्कि घरों को भी साफ कर जाते थे। किसी जगह पर अमन नहीं था। गरीब अवाम पर जुल्म हो रहा था। वो चिल्लाते थे मगर सुनने वाला कोई न था। उसकी वजह ये थी कि पहले राजाओं की नीयत खराब थी। उन्हें सिर्फ अपने ऐशो आराम से मतलब था। अवाम के दुख सुख का किसी को ख्याल न था। सरकारी अफसर मुल्क भर में मनमानी करते फिरते और राजा महल में मौज उड़ाते रहते। आखिर दुखों के बादल छट गए और सुकून का दौर फैलने लगा। खुशकिस्मती से नया राजा अपने बाप दादा से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसके दिल में दूसरों का दर्द था। वो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं था। उसने मुल्क की भाग दौड़ अपने हाथ में लेकर कुछ इस काबिलियत से इंतजाम किया कि मुल्क से गुर्बत और बदअमनी दूर होती गई। रास्ते बेखतर होते गए। लोग घरों में चैन की नींद सोने लगे। सरकारी अफसरों ने जो राजा के बदले हुए तेवर देखे तो उन्होंने भी अपनी पुरानी हरकतें छोड़ दी। जिस पर कोई भी जुल्म होता या बेइंसाफी होती वो सीधा राजा के पास पहुंच जाता और इंसाफ पाता था। अब महल के दरवाजे हर खासो आम के लिए हमेशा खुले रहते थे। लोग चैन की बांसुरी बजाने लगे। उस राजा के 7 बेटे थे, सातों ही बहुत खूबसूरत और तंदुरुस्त, मगर राजा को अपने सबसे छोटे लड़के से बेहद मोहब्बत थी। उसकी वजह ये थी कि छोटा राजकुमार इंतहाई नेक, फरमाबरदार और समझदार था। कभी कोई ऐसी बात ना करता जिससे किसी को दुख पहुंचे। उसके बरखिलाफ बड़े भाई बदतमीज और खुदसर थे। उन्हें इस बात का गुरूर था कि वो राजा के बेटे हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो इधर उधर उद्यम मचाते फिरते, लोगों को तंग करते, नुकसान पहुंचाते, बिला वजह दूसरों को सताते थे। लोग उन्हें नापसंद करते थे। वो अक्सर राजा से शिकायतें किया करते थे। राजा को बहुत दुख होता। वो उन्हें बहुत समझाता था, मगर क्या करता। उनके कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती थी। राजा की ख्वाहिश थी कि उसके बेटे इल्म हासिल करें और फन सिपागरी सीख ले, मगर बड़े भाइयों ने तो बाप को मायूस किया और वो जाहिल ही रहे। छोटे राजकुमार राजू ने दिल लगाकर इल्म हासिल किया और सिपागरी भी सीख ली। फिर क्यों ना वो राजा का मंजूर नजर होता। राजा उस पर फख्र किया करता था कि कम से कम एक बेटा तो ऐसा है जिसके अंदर इंसानी खूबियां मौजूद हैं और वो बाप का नाम रोशन करेगा। छोटे भाई पर बाप का प्यार इस कदर देखकर तंग नजर बड़े भाई हसद की आग में जल उठे और हमेशा इस कोशिश में रहने लगे कि किस तरह बाप की नजरों में इसे गिरा दे। मगर राजू ने कभी इसका मौका ही नहीं दिया। वो सब कुछ समझता था, मगर बाप से कभी कुछ नहीं कहा। आखिर एक जमाना ऐसा भी आया जब राजा बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने सब भाइयों को बुलाकर कहा कि अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए जल्दी अपने जानशीन का इंतखाब करना चाहता हूँ। एक राजा के अंदर कुछ खूबियों का होना लाजमी है और वो सारी खूबियां सिर्फ राजू के अंदर मौजूद हैं। इसलिए मैंने उसे ही जानशीन बनाने का फैसला किया है। बड़े भाइयों के दिल में आग लग गई। भला वो ये कैसे बर्दाश्त कर लेते कि उनके होते हुए सबसे छोटे को जानशीन बनाया जाए। उन्होंने भी दिल में ठान लिया कि किसी भी तरह राजा को फैसला बदलने पर मजबूर कर देंगे। उस वक्त तो खामोश रहे, मगर जो ही राजू वहां से हटा वो राजा के पास पहुंच गए। आपका फैसला गलत है, उन्होंने यकजबां होकर बाप से कहा। राजा ने आंखें निकाल कर कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम में से किसी को जानशीन बनाऊं? तुम सब के सब निकम्मे और बदतमीज हो। आखिर क्या खराबी है राजू में? बाप ने कहा। बेटे उनकी बात सुनकर बोले, वो आपकी जान का दुश्मन है। सबसे बड़ा भाई बोला, झूठ, बिल्कुल झूठ।
राजा गुस्से से चिल्लाया, भला वो मेरी जान का दुश्मन क्यों होने लगा? क्या मैंने उसे जाननशीं नहीं बनाया? जरूर, ये तुम्हारी जान है। वो आपकी जान का दुश्मन इसलिए है, जानता है कि अगर आपको उसकी हरकतों का पता चल गया तो आप अपना फैसला बदल लेंगे, इसलिए वो आपकी जान के पीछे पड़ा है। दूसरे भाई ने मक्कारी से कहा, ये इल्जाम है राजू, ऐसा नहीं हो सकता। राजा ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, हम साबित करेंगे। आज रात को ही राजकुमारों ने जवाब दिया और राजा को फिक्र में डूबा छोड़कर चले आए। राजू की ये आदत थी कि हर रोज जब राजा के सोने का वक्त होता तो वो दूध का प्याला लेकर जाता था और खुद बाप को पिलाता था। बड़े भाई क्योंकि साजिश कर रहे थे, हसद में जल रहे थे, इसलिए उन्होंने चुपके से दूध में जहर मिला दिया। राजू इस साजिश से बेखबर दूध का प्याला लेकर जब राजा के पास पहुंचा और जो ही राजा ने प्याला होठों से लगाया, सबसे बड़े भाई ने, जो वही करीबी खड़ा था, झपट कर प्याला राजा के हाथों से छीनकर गिरा दिया। दूध जमीन पर बिखर गया और एक बिल्ली उसे चाटने लगी। राजा ने गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी थी, और दूसरे ही लम्हे उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। बिल्ली दम तोड़ रही थी। बड़े भाई ने पहले राजू की तरफ देखकर कहा और फिर अपने बाप राजा से कहा, देखा आपने, बिल्ली मर रही है, इसी तरह आपने खत्म हो जाना था। राजू ये सब माजरा देख रहा था और हक्का बक्का खड़ा था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। राजा ने अपने बेटे राजू की तरफ तेज नजरों से देखा, इन नजरों से जिनमें गुस्सा भी था और नफरत भी। तो ये है तेरी असलियत, राजा ने दांत पीस कर राजू से कहा। एहसान फरामोश, मक्कार, जाहिर तो ऐसे करता है जैसे तुझसे बड़ा पाकबाज कोई होगा ही नहीं, और दिल इतना काला। अच्छा हुआ वक्त पर हमारी आंखें खुल गई। राजू घबराया हुआ कभी राजा को देखता, कभी बड़े भाई को और कभी मुर्दा बिल्ली को। जुबान बंद होकर रह गई थी। राजा कह रहा था, वजीर साहब को बुलाओ और कहो कि ऐलान कर दे, हमने अपना फैसला बदल दिया है। हमारे बाद हमारी सल्तनत 6 बड़े भाइयों में बराबर तकसीम की जाएगी और राजू मक्कार को कुछ नहीं मिलेगा। ये बाप का दुश्मन बन बैठा है। इसके बाद राजा राजू से मुखातिब हुआ, दूर हो जा मेरी नजरों से, खबरदार जो कभी अपनी शक्ल मुझे दिखाई। राजू की दुनिया तारीख हो गई। भाइयों ने भरपूर वार किया था। राजा को इस कदर गुस्सा था कि सफाई में कुछ कहना बेफायदा था। चुनाचे राजू आंखों में आंसू भरे वहां से चला गया और तन्हाई में आकर फूट फूट कर रोने लगा। उधर भाइयों ने तमाम लोगों में ये झूठी खबर मशहूर करा दी कि राजू ने बाप को मारने की कोशिश की थी। लोगों को हैरानी तो बहुत हुई, मगर जब राजा ने इस खबर को सच्चा बताया तो सबको यकीन आ गया और उनकी नजरों से राजू एकदम बिल्कुल गिर गया। बड़े भाइयों ने एक मैदान मार लिया था, मगर अभी एक और मुश्किल थी। मुमकिन था कि राजा को हकीकत मालूम हो जाए और फिर वो राजू को ही जानशी बना दे। इसलिए उन्होंने राजा यानी अपने बाप को ही खत्म करने का इरादा कर लिया। तीसरे ही दिन राजा का कत्ल हो गया। तमाम मुल्क में खौफ की लहर दौड़ गई। हर आंख आंसू बहा रही थी। सबसे ज्यादा आंसू राजू की आंखें बहा रही थी। सितम ये कि सब का शक राजू पर था। जहर वाला वाकया बिल्कुल ताज़ा ही था। अब तो सबको यकीन था कि राजू ने राजा को इंतकाम में मार दिया है, क्योंकि उसे राजा ने जानशीनी से महरूम कर दिया था। बड़े भाई भी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। चंद दिनों के बाद राजा की सल्तनत 6 बड़े भाइयों में बराबर तकसीम हो गई। उन्होंने तय किया कि चंद महीने बाप के महल में ही मौज उड़ाकर अपना अपना हिस्सा संभाल लेंगे। राजा का महल सबसे बड़े राजकुमार के हिस्से में आया था। राजा की आंखें बंद होते ही मुल्क की हालत पहले जैसी खराब हो गई। राजकुमार सब बदतरीन हुक्मरान थे। वो जालिम लालची थे और राजा ने करीम मेहनत से जो अमन कायम किया था, राजकुमारों ने खाक में मिला दिया था। महल के दरवाजे आवाम के लिए बंद हो गए थे। सरकारी अफसरों की फिर बन आई और हर तरफ जुल्म और सितम का दौर दौरा हो गया। चोरियां और कत्ल दिन दहाड़े होने लगे, मगर राजकुमारान हालात से बेखबर मौज उड़ा रहे थे। राजा का जो थोड़ा बहुत डर था अब वो खत्म हो चुका था। अब वो आजाद थे। राजू को महल की एक छोटी सी तंगो तारीख कोठरी दी गई थी, जिसमें वो दिन रात पड़ा रहता और अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाता रहता था। चंद दिन पहले वो एक राजकुमार था, बाप का सबसे प्यारा और लाडला, राया की आंखों का तारा, मगर आज वो अपने भाइयों का खादिम था। भाइयों ने बाप के मरने के बाद उसे मुल्क से बाहर निकाल देने की ठानी, मगर उसे बाप के वतन से इतना प्यार था, उस जिल्लत के साथ वहां रहना मंजूर कर लिया।
भाइयों ने उसके सुपुर्द घोड़ों की देखभाल का काम कर दिया। अब वो राजकुमार से साईं राजू बन गया। सब भाई बड़े मजे में थे, मगर राजू को पेट भर खाना भी मुश्किल से मिलता और उठते बैठते भाइयों की झिड़कियां अलग सुनता। कई बार मुसीबतों से उकता कर उसने मुल्क छोड़ देने का इरादा किया, मगर फिर ख्याल आया कि उसके भाई बहुत खराब हैं। रआया का कोई न कोई सच्चा हमदर्द तो होना चाहिए, हो सकता है कि मैं कभी अवाम के काम आ सकूं। चुनाचे वो तमाम दुख सहता रहा। उसके भाई सारा दिन इधर उधर उद्यम मचाते फिरते, रआया को तंग करते और रात के वक्त शराब के नशे में धुत मदहोश शोर मचाते हुए महल में दाखिल होते। राजू उनके थके हुए घोड़ों को अस्तबल में बांध कर खिलाता पिलाता, जिस्म पर मालिश करता, और तब कहीं आधी रात के करीब उसे आराम का वक्त मिलता। एक रात जब राजू अस्तबल से वापस आ रहा था तो उसने अपने भाइयों को जोर जोर से बातें करते हुए और कहके लगाते हुए सुना। वो कान लगाकर खड़ा हो गया। बड़ा भाई कह रहा था, पड़ोसी राजा की 7 बेटियां हैं और बहुत ही खूबसूरत। हम 6 बहनों से शादी करेंगे, मगर मुश्किल ये है कि राजा का कहना है वो 7 बहनों की शादी एक साथ करेगा, और 7वीं बहन जो सबसे छोटी है उसकी एक शर्त है। उसने ऐलान करवा दिया है कि उससे शादी करने के तमाम ख्वाहिशमंद लोग एक जगह जमा हो जाएं। फिर वो अपना पालतू कबूतर उड़ाएंगे। जिसके सर पर कबूतर बैठ जाएगा वो उसी के साथ शादी करेगी। और ये परसों ही होने वाला है। हम कल सुबह ही रवाना हो जाएंगे ताकि परसों वहाँ पहुँच जाएं। परसों शाम को ही शादियाँ हो जाएंगी। राजा ने इतला दी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सब चिल्लाए और मारे खुशी के नाचने लगे। अगले दिन मुंह अंधेरे वो उम्दा लिबास पहनकर घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए। राजू अकेला रह गया। उसने सोचा कि उसे भी जाना चाहिए, हालांकि उसके जालिम भाइयों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने महल से एक कदम भी बाहर निकाला तो उसकी खैर नहीं, देखा जाएगा। उसने सोचा और अपना शाही लिबास निकालकर घोड़े पर सवार होकर वो भी चल दिया। चलते चलते उसका गुजर एक घने जंगल में से हुआ, जिसमें बहुत से जंगली दरिंदे थे, खूंखार दरिंदे। दिन में भी रात का अंधेरा सा छाया था। अचानक घोड़ा ठिठक कर रह गया। राजू ने देखा कि एक लंबा चौड़ा शेर झाड़ी में से निकलकर सामने अकड़ा हुआ था और वो रहम तलब नजरों से अपना अगला पैर उठा रहा था। राजा उसके दम को समझ गया और बहादुर था, इसलिए शेर को देखकर उसके आसान खता नहीं हुए। वो घोड़े पर से उतरा और शेर के पैर को बहुत देखा। उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। राजू ने कांटा निकाल दिया, मगर ये क्या? शेर ने एक छलांग लगाई और राजकुमार के घोड़े को खाने लगा। राजू ने गुस्से से कहा और तलवार सौंपकर उस पर झपटा। क्या यही बदला है नेकी का? मगर शेर राजू के कदमों के पास आकर बैठ गया और गोया वो अपनी खामोश जुबान से कह रहा हो, तुम फिक्र ना करो, जहाँ तुम्हें जाना है मुझे मालूम है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में पहुँचाई देता हूँ। मैं जख्मी था, इसलिए कई वक्तों का भूखा था। मुझे एहसान फरामोश न समझो, मैं तुम्हारा वफादार गुलाम हूँ। थोड़ी देर के बाद ही वो शेर पर सवार हुआ और उस राजा के मुल्क की तरफ उड़ा चला जा रहा था। शाम होते होते वो राजा के शहर के बाहर एक जंगल में पहुंच गए। रात होने वाली थी, इसलिए राजू ने वहीं ठहरने का इरादा किया ताकि रात गुजार कर अगले दिन राजा के महल की तरफ रवाना हो जाए और अपनी किस्मत आजमाए। हो सकता है 7वीं राजकुमारी का कबूतर उसके सर पर ही बैठ जाए। उसने एक छोटी राजकुमारी की खूबसूरती की बहुत शोहरत सुनी थी, मगर मुश्किल ये थी कि उसके भाई उसे वहां पहचान लेते। उनसे बचना भी तो था। आखिर एक तरकीब उसकी समझ में आ गई और वह खुद ब खुद मुस्कुरा दिया। अगले दिन महल के सामने हजारों लोगों का मजमा था। वो सब छोटी राजकुमारी से शादी करने की ख्वाहिश रखते थे और बेहतरीन लिबासों में लिपटे हुए थे, मगर वो सब इस गंदे और घुनौने फकीर को बड़ी नफरत से देख रहे थे, जिसके तमाम बदन पर कीचड़ मली हुई थी, रंगत काली थी, उस पर मक्खियां बिनक रही थी। राजकुमारी महल से बाहर आई। लोग उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। उसके हाथों में कबूतर भी था। राजकुमारी ने कबूतर हवा में उड़ा दिया। लोग हाथों में दाने लिए कबूतर को बुला रहे थे, मगर कबूतर सबके सरों पर से उड़ता हुआ ठीक उस फकीर के सर पर जाकर बैठ गया। मजमा चीख उठा। राजकुमारी का रंग भी उतर गया। राजा ने कहा, कबूतर को फिर उड़ाया जाए। ये गंदा फकीर और राजकुमारी के काबिल नहीं हो सकता। मेरी किस्मत का फैसला हो चुका है पिताजी, राजकुमारी ने दर्द भरी आवाज में कहा और महल में दाखिल हो गई। उसी दिन राजू के बड़े भाइयों की शादी 6 राजकुमारियों से हो गई और राजू जो फकीर बना बैठा था उसकी शादी छोटी राजकुमारी के साथ हो गई।
वो गंदा फकीर राजू ही था। उसके भाई उसे पहचान न सके। सातों भाई कई दिन तक महल में रहे और बड़े भाई गंदे फकीर का मजाक उड़ाते रहे और बड़ी राजकुमारियां छोटी राजकुमारी की बेवकूफी पर हंसती रही। बेचारी राजकुमारी घुट घुट कर रोती रही। बड़े भाइयों ने फैसला किया कि गंदे फकीर को हर वक्त और हर कदम कदम पर जलील करना चाहिए। एक दिन उन्होंने राजा से कहा कि हम शिकार पर जाना चाहते हैं। हम सातों ही जाएंगे, देखें कि कौन कौन उम्दा शिकार मार कर लाता है। राजा ने जवाब दिया, जरूर जरूर, जो हथियार तुम्हें पसंद हो ले जाओ और अस्तबल में से उम्दा उम्दा घोड़े ले जाओ, मगर शिकार खेलना राजकुमारों को ही जेब देता है। ये गंदा फकीर कहाँ जाएगा? नहीं, ये भी जाएगा, भाइयों ने कहा। वो तो दिल भर कर उसकी हंसी उड़ाना चाहते थे। बड़े राजकुमारों ने तलवारें और तेज रफ्तार घोड़े पसंद कर लिए और फकीर ने एक डंडा और एक लंगड़ा सा गधा। जब वो सब शिकार पर रवाना हुए तो राजकुमारियां चरगों में से झांक रही थी। लंगड़े गधे पर सवार राजू अजीब सा लग रहा था। बड़ी राजकुमारियां हंसते हंसते लोटपोट हो गई और छोटी जल्दी से अपने कमरे में आ गई, खूब रोई। रास्ते में राजू चुपके से भाइयों से अलग होकर सीधा वहां पहुंचा जहां उसने रात बसर की थी और जहां शेर उसका इंतजार कर रहा था। सब राजकुमार उस जंगल में शिकार खेलने आए। राजू ने शेर से कहा, खबरदार, इन्हें एक भी जानवर न मिले। शेर जोर से धाड़ा। सारा जंगल यानी जंगल के सब जानवर वहां जमा होने लगे। उधर राजू ने जिस्म से कीचड़ साफ किया और अपना शाही लिबास पहनकर चेहरे पर नकली मूछें लगाकर शेर पर बैठ गया। उसके भाई जंगल में मारे मारे फिरते रहे, मगर एक भी जानवर शिकार के लिए ना मिला। अचानक दूर उन्हें हजारों जानवर एक जगह खड़े नजर आए। वो खुशी खुशी उस तरफ बढ़े और जो ही शिकार करना चाहा कि आवाज आई, खबरदार, जंगल के बादशाह की रआया को सताया तो तुम्हारी खैर नहीं। अब उन्होंने देखा कि शेर के ऊपर जंगल का बादशाह सवार था। वो इसी की आवाज थी। उन्होंने दरख्वास्त की, जंगल के बादशाह, हमारी इज्जत का सवाल है। अगर बगैर शिकार के हम वापस गए तो हमारी नाक कट जाएगी। बस एक एक जानवर हमें दे दे। जंगल के बादशाह ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, एक शर्त पर तुम्हारी बात मान सकता हूँ। देखो, इन जानवरों को मेरे गुलाम शिकार कर सकते हैं। बोलो, क्या तुम मुझे लिख कर देते हो कि तुम मेरी गुलामी कबूल करते हो? राजकुमार मान गए। इज्जत का मामला था। उन्होंने तहरीर लिख कर दे दिया और उन्हें एक एक हिरन मिल गया। वो गरूर से फूले हुए महल की तरफ चले आए। उन्हें यकीन था फकीर के हाथ कुछ ना लगा होगा। जब वो महल में पहुंचे तो देखा कि फकीर सर झुकाए खड़ा था और राजा उसे डांट रहा था। गंदे फकीर, तू झूठ बोल रहा है कि जंगल में एक भी जानवर नहीं था। आखिर ये राजकुमार कहाँ से ले आए इतने सारे हिरन? जलील, मेरी बेटी का मुकद्दर टूट गया। ये वाकई झूठ बोल रहा है, राजकुमारों ने कहा। जंगल जानवरों से भरा पड़ा है। हमने तो बेशुमार जानवर मारे थे, मगर सबको लाते किस तरह? आखिर हम राजकुमार हैं और एक फकीर, ये क्या जाने शिकार क्या होता है। तुम झूठ बोलते हो, राजू ने कहा। तुम जंगल के बादशाह के गुलाम हो, उसी ने तुम्हें ये जानवर दिए हैं। राजकुमार चिल्लाकर बोले, महाराजा, ये हमारी तौहीन कर रहा है। जुबान को लगाम दे, गंदे जलील, राजा ने गिरज कर राजू से कहा। छोटी राजकुमारी ने जब शौहर की हालत देखी तो उसका रोते रोते बुरा हाल हो गया। बहरहाल वो उसकी बीवी थी। सबूत हाजिर है, राजू ने वो तहरीर राजा को दे दी। राजा ने तहरीर पढ़ी और राजकुमारों को घूरने लगा। ये झूठ है, राजकुमारों ने कहा। हम किसी जंगल के बादशाह को नहीं जानते, ये नकली तहरीर है। मैं जंगल के बादशाह को अभी लेकर आता हूँ। राजू ये कहकर चला गया और फिर महल में जंगल का बादशाह दाखिल हुआ। बड़ी शान और शौकत के साथ उसने कहा, राजकुमार वाकई ही इसके गुलाम हैं, जिन्हें उसने जानवर दिए थे। राजकुमार घबरा गए। राजा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो राजकुमारों को कच्चा ही चबा जाएगा। इसी वक्त राजकुमारों को जंगल के बादशाह ने मुखातिब किया, क्यों जी, तुम 7 भाई थे ना, 7वां कहाँ है? राजकुमारों ने जवाब दिया कि वो बदमाश हमारे बाप को मारकर भाग गया है। इसी वक्त जंगल के बादशाह ने चेहरे पर से नकली मूछ अलहदा कर दी और अब उनके सामने उनका भाई राजू खड़ा था। राजकुमारों की आंखों में अंधेरा छाने लगा। राजा भी हैरान था। राजू ने कहा, मैं ही इनका 7वां भाई हूँ, मगर उन्होंने मुझ पर इतने बड़े जुल्म किए हैं कि क्या बताऊं। इन्होंने ही मेरे बाप राजा का खून किया है। ये सब मक्कार हैं। फिर उसने राजा को अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों के बारे में बताया और अपने भाइयों की धमकी अबेज सारी दास्तानें सुनाई कि किस तरह वो सल्तनत के लालच में बाप और भाई के दुश्मन बन गए। राजा को जब इन 6 भाइयों
یعنی اپنے 6 دامادوں کی حقیقت پتہ چلی، اسے بہت افسوس ہوا اور دکھ ہوا۔ راجہ راجکماروں کو واقعی سخت سزائیں دیتا، مگر ان کے رونے پیٹنے پر راجو کو ترس آ گیا۔ اس نے راجہ سے درخواست کی کہ انہیں اپنی اصلاح کرنے کا موقع دیا جائے۔ ایک موقع، پھر بھی راجہ نے انہیں فوراً اپنے ملک سے نکال دیا اور راجو کو اپنی سلطنت سونپ دی۔ دیکھا تم نے، میرا کبوتر کتنا عقل مند تھا۔ راجکماریاں شرمندہ ہو جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ذلت کے بعد واقعی ہی بڑے راجکماروں کی آنکھیں کھل گئی تھی اور وہ نیک بن گئے تھے۔